नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको सही कंटेंट और सही जानकारी। दोस्तों तो आज का वीडियो जो है वो सीडीपी के ऊपर है। आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, ये जो है महामैराथन होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा जो प्रश्न पूछते ही है ना, उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, प्रश्न कैसे पूछते हैं और अभी मॉडरेट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और जो प्रश्न है ना दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप लोगों को इसी से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ये जो कंटेंट है सीडीपी का, ये आपके सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को ना दोस्तों लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने सभी मित्रगणों के पास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपना जो ये सेशन है ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है दोस्तों, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूछा गया है ना, कि अधिगम, है ना, मतलब ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है। मैंने जो पहला जो पैटर्न था उसी के अनुरूप यहाँ पे लाया हुआ हूँ, है ना। लोगों ने उसे पसंद किया है, आंसर भी ऐड कर दिया हुआ है ताकि आप लोगों को भटकनी जरूरत नहीं है। और उसमें उस आंसर का, है ना, उस क्वेश्चन का जो रिलेटेड जो व्याख्या है ना, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप लोग जो है आसानी से समझ सको दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैंने इन चीजों को अपनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तीसरा है कौशल अभिक्षमता, और डी है यहाँ पे मनोवृत्ति। तो ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है यहाँ पे? बुद्धिमत्ता। क्योंकि बुद्धिमत्ता मतलब आप लोग समझ सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे है, बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है ना। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ही बताया हुआ है, यूट्यूब में वीडियो डला हुआ है मेरा इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। आप लोग उसे देख लेना दोस्तों, आपका पूरा टॉपिक वहां से कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन का यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता वह मानसिक शक्ति है जो हमें सीखने, अनुभवों से लाभ उठाने और प्राप्त ज्ञान को नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम बनाती है। यह तर्क करने और समस्या समाधान की योग्यता है। तर्क करने और समस्या समाधान की योग्यता है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। इस कारण से मैंने व्याख्या साथ में लाया हुआ है और महत्वपूर्ण यहाँ पे शब्दों को मैंने ऐड किया हुआ है दोस्तों, ताकि आप लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़ो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्लाइड को इस तरफ कर लेता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पेन भी यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ रेड कलर में। ठीक है, सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण, है ना, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि कौन सी है? याद रखना, सामाजिक वातावरण में, ठीक है, सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण गतिविधि कौन सी है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सामाजिक रूप से वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। परियोजना विधि यहाँ पे आप लोगों का पहला ऑप्शन है। क्षेत्र भ्रमण भ्रमण विधि, कार्यपत्रक विधि, जनसांख्यिकीय विधि। यहाँ पे जो है सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रयोजना विधि होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो सभी के सभी की प्रयोजना विधि जो है, यहाँ पे व्याख्या स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट मेथड, छात्र सामाजिक वातावरण में सक्रिय रूप से भाग लेकर किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। इस कारण से मैंने जो है व्याख्या में इनको ऐड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। किल पैट्रिक है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि प्रयोजना विधि के जो यहाँ पे प्रतिपादक है वो कौन है? किल पैट्रिक। सीजी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये ना दोस्तों 30 प्रश्न मैंने यहाँ पे जरूर लाया है, लेकिन 60-70 क्वेश्चन के बराबर होने वाला है, क्योंकि हम लोग हर एक चीज का बारीकी से यहाँ पे अध्ययन करने वाले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो किसी एक वास्तविक जीवन की गतिविधि मानते हैं, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है ना। और
क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड आता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बच्चे के रूप, आकार, शारीरिक गठन और ऊंचाई आदि को निर्धारित करने में अनुवांशिक गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन जो है ना उसको देखना है यहाँ पे। ठीक है, माँ के गर्भ में निषेचित युग्मनज जाइगोट गुणसूत्रों के विभिन्न संयोजनों का निर्माण करते हैं, है ना, ये सही है क्योंकि अनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाती है, ये भी सही है, पॉजिटिव पॉइंट है। तीनों पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना नेगेटिव है। बच्चे के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव है दोस्तों, है ना, क्योंकि बच्चे के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास दोनों को यहाँ पे प्रभावित करती है। ठीक है, उनके माता पिता की हाइट जिसके अनुरूप होगा उसी के अनुसार जो है बच्चों के हाइट जो है अनुरूप होता है। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों को जो है पढ़ना भी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। व्याख्या में ही देख लेते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि अनुवांशिकता बालक की वृद्धि और विकास की सीमाएं निर्धारित करती है दोस्तों। शारीरिक बनावट से लेकर मानसिक क्षमताओं तक विकास के हर पहलू पर अनुवांशिकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। और याद रखना आप लोग, आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, पूरा डिटेल में है, पॉइंट टू पॉइंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आता है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों और ऐसा क्वेश्चन बनाया ही जाता है। तो आप लोग ना पूरा लेक्चर अटेंड कर लेना दोस्तों, वहां से बहुत ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों के सामने उन चीजों को अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। पांचवा चौथा सॉरी पांचवा है ना, बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है। ठीक है, बाल्य अवस्था में जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे बाल्य अवस्था की बात हो रही है, तो बालक जो है बाहरी वस्तुओं पर, बाहरी दुनियाओं को देखकर वो सीखता रहता है, तो वो जो है बहिर्मुखी होगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया हुआ है, वीडियो है। अभी हम लोग व्याख्या के ऊपर यहाँ पे ध्यान देते हैं। बहिर्मुखी हमारा सही ऑप्शन होगा, क्यों है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बाल्य अवस्था में बच्चे बाहरी दुनिया, साथियों और खेल कूद में अधिक रुचि लेते हैं, वे मिलनसार होते हैं और अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कारण से मैंने इन क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये जो है सीजी टेट के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, शिक्षक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसी के अनुरूप जो है मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार विकसित होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार विकसित होता है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, समान दर पर, भिन्न दरों पर, शुरुआत में समान दर पर लेकिन बाद में भिन्न दरों पर, शुरुआत में भिन्न दरों पर लेकिन बाद में समान दर पर, है ना, यहाँ पे भिन्न दरों पर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है ना, विकास के सिद्धांत के अनुसार है। मैंने विकास के सिद्धांत के ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, व्यक्तिगत जो भिन्नता पाई जाती है ना दोस्तों यहाँ पे, है ना, इस कारण से ये जो होती है भिन्न दरों पर होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो भिन्न 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 अपनी एक व्यक्तित्व होता है, उनके सोच अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके अनुरूप जो है उनका विकास होता है ना, तो भिन्न दरों पर होता है, ये याद आप लोग याद रखना। ठीक है, यद्यपि विकास का क्रम समान होता है लेकिन प्रत्येक बालक के विकास की गति या दर अलग अलग होती है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डायरेक्ट परिभाषा से ही जो है आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी शिक्षक को, है ना, अधिगम के लिए, आकलन करने के लिए, है ना, सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी शिक्षक को अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। अंकों के आधार पर, पहला ऑप्शन है अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करनी चाहिए, ये तो नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे लेना है, बालक के हित में लेके चलना है। याद रखना, अगर आप लोगों को सी टेट और सीजी टेट पास करना है ना, या शिक्षक भर्ती भी, तो सीडीपी में, है ना,
आप लोगों को हर एक अनुरूप बच्चे के अनुरूप लेके चलना है, बच्चों के क्षमता के अनुसार। बच्चे एक शिक्षक के लिए भगवान है, तो बच्चों के हित के अनुरूप आप लोगों को सोच के चलना है। आपका सीडीपी में 30 में से 30 प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे दोस्तों। मैंने टैग वर्ड्स के ऊपर भी, कीवर्ड्स क्या है, कैसे पेपर पास करे, है ना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग जाके टैग वर्ड्स के ऊपर जो वीडियो है उसको जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक बच्चा के कार्य का विश्लेषण करना और उनके सीखने के अंतराल को ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक जो है बच्चे के हित में जाके बच्चे के बारे में वहां पे सोच रहा है। इस कारण से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव है ना। आकलन में केवल हाँ ना वाले प्रश्न होना चाहिए। ऐसे में बच्चे का हम लोग प्रश्न वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं। बच्चे का जो तार्किक जो चिंतन है ना, उसका विकास वहां पे नहीं होगा। तो ये भी जो ऑप्शन होगा ना दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव होगा। बच्चों के स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। ये रोट लर्निंग और ड्रिल लर्निंग के तहत आता है, इस कारण से ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि एनएपी 2020 कहता है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे क्रिएटिविटी, रचनात्मक लर्निंग हम लोगों को वहां पे करवाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, फॉर लर्निंग एक रचनात्मक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, याद रखना, रचनात्मक। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह पहचानना है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, ताकि शिक्षण पद्धति में मतलब एक शिक्षा की जो पद्धति है उसमें सुधार करना है, ना कि बच्चे को हम लोगों को डांटना है वहां पे। ठीक है, सुधार कर उन कमियों को दूर किया जा सके दोस्तों। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने तारे जमीन पर तो देखा ही होगा, है ना, वहां पे जो है बच्चे के ऊपर सारे आरोप लगते थे कि तुम सीख नहीं पा रहे हो, तुम गधे हो, तुम्हें फलाना ढिकाना करके उनको जो है वहां पे प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से। लेकिन उस कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब आमिर खान वहां पे आते हैं। ठीक है, तो वो मूवी एक बार आप लोग जरूर देखना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जीन प्याजे से पूछा जाता है। और मैं ना एक सेशन ऐसा लाऊंगा, पूरा मनोवैज्ञानिक रहेगा, संपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहेगा, बाल विकास के, और उससे बाहर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैराथन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सीरीज। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस समय के बीच होती है ना। प्याजे के अनुसार मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब आप लोग जो ये पेन हो ना, इसको देख कर महसूस करते हो, और इस पर जो विजुअलाइज, अगर मैं इस पेन को हटा दूं और पेन को आप लोग इमेजिन करो करके बोलूंगा, तो आप लोग नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये मूर्त संक्रियात्मक, देख कर महसूस करके, है ना, उसको जब वहां पे वो प्रेजेंट होगा तब उस अवस्था को यहाँ पे पूछा गया है ना। मैंने इसके ऊपर भी पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन देखते हैं, 8 से 12 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, विकल्पों के अनुसार उपलब्ध नहीं समझता, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 11 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 12 से 18 वर्ष दोस्तों। तो आप लोग बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बीच में, है ना। तो बी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर जो होगा 10 से 14 वर्ष के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे विकल्प नहीं है, इस कारण से हम लोग जो है 10 से 14 वर्ष के बीच में जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसको हम लोग लेंगे, मतलब 7 से 11 वर्ष के रूप में। जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आमतौर पर 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है और वस्तुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी था, या वहां पे जब व्यापम में ये एग्जाम लिया गया था, तो ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, वो विलोपित था, है ना। इस कारण से मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हुआ है, और आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है, क्योंकि विलोपित जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के काम करना वहां पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर है क्वेश्चन, विशेष अवस्था वाले बच्चों का समावेशन
क्या है दोस्तों, है ना? विशेष आवश्यकता वाले, याद रखना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन के बारे में पूछा गया है। एक अवास्तविक लक्ष्य विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है। शिक्षण प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है ना? जिनमें क्षमता न हो उनमें उन बच्चों के लिए हानिकारक है। यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बात किया गया है। तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है वो, ठीक है? हर, क्योंकि वो जो है इम्पोर्टेंट बालक होता है वहां पे, उनमें एक अलग काबिलियत होती है सभी चीजों को देखने की। उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चे को उसकी क्षमताओं की परवाह किए बिना सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाए। इसके लिए शिक्षकों को अपनी मानसिकता और पढ़ाने के तरीकों में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो मैंने इस प्रकार से आप लोगों को क्यों समझाया, क्योंकि आप लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखा होगा। अगर उस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा, उसे अच्छे से जाना होगा ना, तो सारे आंसर आप लोगों के खुद ब खुद सही होने लगेंगे दोस्तों। बस आप लोगों को जो है बच्चों के हित में जाकर हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर पॉजिटिव क्या पूछा जा रहा है बस इतना याद रखना। अगर नेगेटिव दिखा और क्वेश्चन में नेगेटिव आप लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखना उस क्वेश्चन ऑप्शन को, है ना, उस ऑप्शन को आप लोगों को नहीं चुनना है। पॉजिटिव वहां पे होगा, उसी ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे, है ना? अब देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ठीक है, अंत ऑप्शन देखते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को इससे पहले भी बताया हुआ था, उसमें कहा था विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वूम से टुम्ब की ओर। मैंने कहा था इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन बी राइट होगा, निरंतरता का सिद्धांत। व्याख्या देखते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व मतलब गर्भाशय से शुरू होती है और मृत्यु तक निरंतर चलती है, वूम से टुम्ब की ओर। यह कभी नहीं रुकती दोस्तों, ये याद रखना, कभी नहीं रुकती, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, आंसर कैसे लेना है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। बच्चे के बौद्धिक विकास के, है ना, बच्चा का जो बौद्धिक विकास होता है ना मानसिक रूप से, 4 विशिष्ट चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग जाकर जरूर देखना, है ना, बच्चों के बौद्धिक विकास के ऊपर। ठीक है, जीन प्याजे ने किया था। यहाँ पे कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया, है ना। हम लोग डायरेक्ट आते हैं प्याजे के ऊपर, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है ना, अभाव है, नेक्स्ट क्लास मुझे लेना है, इस कारण से आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, प्याजे के अनुसार होगा, क्यों होगा चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। कोहलबर्ग आप लोग सभी जानते हो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, है ना। और ये दो तीनों जो मनोवैज्ञानिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर उसे जरूर देखना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है ना, इनके ऊपर अधिगम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं यहाँ पे जीन प्याजे के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। अभी ना दोस्तों सी टेट और सीडी टेट में लगभग इससे डायरेक्ट ही 5 से 6 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ जीन प्याजे से। इसलिए मैंने यहाँ पे जीन प्याजे को इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, इसलिए याद रखना 5 से 6 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जीन प्याजे से। तो जीन प्याजे के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देखना। वो भी ना दोस्तों थ्योरी क्लास है, ठीक है, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, एक बार जाके जरूर पढ़ लेना, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रमुख प्रमुख जो आने वाली जो प्रमुख बातें हैं ना, उन्हीं को मैंने वहां पे रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
12वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 12वां नंबर क्वेश्चन है ना, सीखने के वे कारक जो सीखने वाले को प्रभावित करते हैं उनमें शामिल है। सीखने के वे कारक है ना, सीखने के कारक के बारे में जो सीखने वाले को प्रभावित करते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सीखने वाले का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि स्तर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। प्रेरणा, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, है ना। यहाँ पे तत्परता, तत्परता, इच्छा शक्ति, ये भी पॉजिटिव है। मतलब हम लोग यहाँ पे उपयुक्त सभी को लेंगे। क्यों लेंगे? अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना हुआ है। मैंने जितने टॉपिक आप लोगों को कराया हुआ है ना, आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोगों का जो ना पेपर पास हो जाएगा। सीडीपी में आप लोगों को और कोई भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना बुक खरीदने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग। अधिगम सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक स्थिति, सीखने की इच्छा और आंतरिक प्रेरणा, इन सभी कारकों पर समान रूप से निर्भर करती है। ठीक है, तो ये याद रखना, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन इन पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों को बनाया जरूर जाता है। अधिगम की प्रक्रिया विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक स्थिति, सीखने की इच्छा और आंतरिक प्रेरणा, है ना, इनसे इन सभी पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए मैंने इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसे कि थार्नडाइक ने बताया है। थार्नडाइक के बारे में देखते हैं। अभ्यास का नियम, है ना। अधिगम का एक मुख्य नियम के बारे में हम लोग को जानना है, जिन्होंने थार्नडाइक ने दिया है ना। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, आप लोग देखना जरूर, है ना। अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा, सभी को आप लोगों को पता है, अभ्यास का नियम, है ना। निरंतर, निरंतर किसी कार्य को करने वाला। और किसके ऊपर प्रयोग किया था, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो क्लास बनाया हुए हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ पे, थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बाकी विकल्प उनके गौण नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, गौण नियम, है ना, और जो उनके मुख्य नियम है ना, 3 मुख्य नियम है। दोनों में कंफ्यूज क्रिएट ना हो, तो मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है। वीडियो को एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। ये जितने भी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज है ना। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि से, है ना, आईक्यू लेवल के ऊपर मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देखना, है ना। आईक्यू की गणना करने का सही सूत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पे, है ना। आईक्यू की गणना करने का सही सूत्र यहाँ पे क्या है, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पे जो है डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। MACA इंटू 100 होगा, मानसिक आयु और आपकी जो वास्तविक आयु है इंटू आप 100 करना। ठीक है, देखते हैं किन्हें किन्होंने दिया, व्याख्या में विलियम स्टर्न द्वारा दिए, है ना। टर्मन द्वारा संशोधित इस सूत्र में, है ना। MA का अर्थ मानसिक आयु, मेंटल आयु, और CA का वास्तविक आयु, है ना, वास्तविक आयु। याद रखना, CA का यहाँ पे वास्तविक आयु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जब, ये याद रखना, ये सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है और सी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लाया हुआ है। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, पहले मानसिक आयु अपॉन आपकी वास्तविक आयु इंटू 100, है ना, इंटू 100 दोस्तों। और इससे जो है क्वेश्चन मैं और आपके सामने जो है यहाँ पे गणना करने के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, कि किस प्रकार से मानसिक आयु और वास्तविक आयु से आईक्यू निकाला जाता है ना। आईक्यू, आईक्यू दिया हुआ है तो मानसिक आयु कैसे निकालोगे, अगर मानसिक आयु और आईक्यू दिया है तो वास्तविक आयु किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, उस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान को खाली स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो आप लोग मुझे बताओ कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। मतलब समान रूप से सभी बच्चों को समान रूप से हमें मानकर शिक्षा देना, किसी भी बच्चे के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है दोस्तों, ये याद रखना।
क्योंकि हर एक बच्चा आप लोगों के लिए भगवान के स्वरूप है। भेदभाव बिल्कुल मत करना और बच्चों के साथ घृणा बिल्कुल मत करना दोस्तों। क्रोध जरूर आ जाता है, लेकिन कभी भेदभाव मत करना, किसी को अलगाव मत करना। यही हमें समावेशी शिक्षा सिखाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ऑप्शन देखते हैं व्यवस्था और बच्चे, ये पॉजिटिव है ना। बच्चे व्यवस्था, बच्चे परिवेश, बच्चे माता पिता। तो व्यवस्था और बच्चे को हम लोग सही आंसर मानेंगे, है ना। क्यों मानेंगे, व्याख्या में देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है कि स्कूल की व्यवस्था और शिक्षण पद्धतियों को बच्चे की जरूरतों के अनुसार ढालना चाहिए, ना कि बच्चों को स्कूल के कठोर जो नियम है ना उसके अनुसार। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है। एनईपी 2020 अभी जो है बहुत ज्यादा, एनईपी 2020 इसी बात को कहता है दोस्तों, ठीक है। एनईपी 2020, तो ये आप लोग याद रखना, आप लोग भविष्य के भावी शिक्षक हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। बच्चों में ज्ञान की रचना करने, ठीक है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ बनाने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ बनाने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन एक व्याख्याता की, है ना। नेगेटिव है यहाँ पे दोस्तों, मैंने टैग वर्ड में बताया हुआ है। एक निर्देशक की, निर्देश हम लोगों को नहीं देना है। एक सुगम करता मतलब फैसिलिटर की, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। एक अनुशासक की, ये भी यहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव का भाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, एक सुगम करता की। क्यों है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 और 2023 से भी क्वेश्चन हो सके तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों के समक्ष रखूंगा दोस्तों, ठीक है। शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, सृजन कर सके। जो बच्चे होते हैं ना, एक्टिव लर्नर होते हैं। किसने कहा था, जीन पियाजे ने। वायोगास्की ने कहा था, क्या कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, ठीक है। इन सभी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे क्वेश्चन है। एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर स्थिरता। तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो है जेंडर पक्षपात मतलब जेंडर बाइस है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को बनाया जाता है। और यहाँ पे जेंडर पक्षपात होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लड़के और लड़कियां, जब मैडम होती है तो लड़कियों को और जब टीचर होते हैं तो लड़कों को, कितनों के साथ जो है ये भेदभाव हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन ए है। व्याख्या देखते हैं। जब किसी एक लिंग, लड़के या लड़की को दूसरे की तुलना में अधिक जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे, तो इसे लैंगिक पूर्वाग्रह या पक्षपात कहा जाता है, जो शिक्षा में समानता के विरुद्ध है। तो ये याद रखना आप लोग, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, मौखिक जो संवाद होता है जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव एगोस्की क्या कहते हैं। मैंने इसके ऊपर आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जाकर वीडियो जरूर देखना, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट चीजों को बताया वहां पे। व्यक्तिगत वार्ता मतलब प्राइवेट स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, भ्रांत वार्ता। ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये भी नेगेटिव है। अहम केंद्रित वार्ता ये होता जरूर है ना, लेकिन व्यक्तिगत वार्ता मतलब उसे पॉजिटिव रूप से लेना है हमें, और प्राइवेट स्पीच इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा देते हैं और अपनी सोच को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसे उन्होंने निजी भाषण या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए
जब अगर वो प्राइवेट स्पीच करते हैं तो हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा खेलते वक्त वो अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, एक अपने ही काल्पनिक सॉरी काल्पनिक जो दुनिया होती है ना, काल्पनिक उसमें वो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, काल्पनिक दुनिया में वो खोए रहते हैं। तो उनकी जो ये प्राइवेट स्पीच होती है ना, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना क्या पारदर्शित करता है, क्या पारदर्शित करता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूछा गया है, जैसे लड़कों का फेवरेट कलर हो गया ब्लू, और लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियां पिंक ही पहनती हैं। इस प्रकार से अब लड़के जो हैं यहाँ पे बाहर का काम करेंगी और लड़कियां जो है घरेलू काम करेंगी। व्यवसाय जो है वो लड़कियां नहीं कर सकते, लड़के ही करेंगे। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जो मानसिक जो सोच है समाज की, वो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। मैंने कहा था ना, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, 100% आप लोगों को मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होगा, क्योंकि ये सामाजिक रूढ़िवादिता के तहत सोच है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आशा करता हूँ आप लोग जो है डीएड और बीएलएड में अच्छे से पढ़े होगे, तो ये जो टॉपिक है ना, आप लोग कवर किए होगे, तो इनसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा बनाया जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन जरूर कराया है, क्योंकि आप लोग जो सीरीज कर रहे हो ना, 30 में से 30, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखना दोस्तों। चलिए देखते हैं व्याख्या यहाँ पे। समाज में यह धारणा बना लेना कि गुड़िया लड़कियों के लिए है और कार लड़कों के लिए, ठीक है। आप लोग जब भी ना आप ही सोचोगे कि आप लोग जब किसी बच्चे के गिफ्ट दोगे ना, अगर वो लड़का होगा ना तो टॉय देखोगे, मतलब टॉय में भी क्या देखोगे, कार देखोगे, है ना, या गेम्स देखोगे, है ना। उनको कभी गुड़िया दोगे क्या, नहीं दोगे। लेकिन लड़कियों के आप लोग गिफ्ट खरीदना है तो गुड़िया डॉल देखोगे, ठीक है, बारबी डॉल, है ना, बारबी डॉल। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग कितने हो जो ऐसे करते हो, ठीक है। कमेंट जरूर करना दोस्तों, बताना जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन सुन के आप लोग जवाब देना। ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करे। ये यहाँ पे नेगेटिव है, आप लोगों को पॉजिटिव लेके चलना है। वह यह संदेश दे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है। ये यहाँ पे पॉजिटिव है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना, तुलना नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, को अधिकतम करे, है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। वह विशेष संस्कृतियों के बीच बच्चों को बढ़ावा दे, अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमें सबसे ऑथेंटिक कंटेंट को यहाँ पे लेना है, ऑप्शन को लेना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्यों है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। एक आदर्श शिक्षक को कक्षा की सांस्कृतिक विविधता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए और हर बच्चे की पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, आप सभी को पता है। पर भी से ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने दिया, है ना, लेव वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बीच जो मतभेद थे ना, आप लोग याद रखना कि जीन पियाजे ने जो है किसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस माना था, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और लेव वाइगोत्स्की ने किसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना था। जीन पियाजे ने किसको इंपॉर्टेंट नहीं माना था, उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना दोस्तों। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, वायगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के साथ अंत क्रिया करने से होता है ना, इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। उन्होंने जेट पेडी और पार्ट की अवधारणा भी दी थी। स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने सीजीटेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, अब मैं जो है आप लोगों को सरल तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों की सीजीटेट और सीटेट को पास करने में छोटी सी यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ।
है ना? ताकि आप लोग भी इसे पास कर सको। तो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, इसके फॉलोइंग मतलब मदद करना। जेड पे डी पार, है ना? या फिर मचान, मचान, जेड पे डी और इसके फोल्डिंग। याद रखना दोस्तों, इन तीनों से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है? तो आप लोग हो सके ना तो इंग्लिश में वर्ड को याद रखना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? यहाँ पे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में निष्क्रिय नकलचियों के रूप में नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे सक्रिय, सक्रिय जो होता है वो पॉजिटिव वर्ड होता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खाली स्लेट के रूप में ये भी नेगेटिव वर्ड है। छोटी वयस्कों के रूप में ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो स्पष्ट रूप से हम लोगों को पता चल गया, 2 सेकंड में पता चल गया दोस्तों। टैग वर्ड कीवर्ड के ऊपर वीडियो है, जाकर उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, देख जरूर लेना, ठीक है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वे अपने परिवेश में खोजबीन और प्रयोग करके सबसे बेहतर सीखते हैं। याद रखना, डायरेक्ट एंड पॉइंट से क्वेश्चन आप लोगों को बनाते हैं और क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है ना, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। सबसे ज्यादा जो तूफानी अवस्था होती है ना दोस्तों, वो किशोरावस्था यहाँ पे होती है। ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे किशोरावस्था, है ना? बचपन और वयस्कता के बीच का एक पुल है। इस दौरान शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बालक को वयस्क होने के लिए तैयार करते हैं। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना? किशोरावस्था के आप लोगों ने बीएड और डीएलएड में जितने पॉइंट्स बना के पढ़े होंगे ना, सिनॉप्सिस बना के उसको पढ़ लेना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया? है ना? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स स्पेयरमैन ने, हावर्ड गार्डनर ने, है ना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हावर्ड गार्डनर ने दिया, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनसे आप लोगों को देखने को मिलता है। मैंने जो है पूरा बुद्धि इंटेलिजेंस के ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन हम लोगों ने शायद आज ही 2-3 क्वेश्चन देखा हुआ है, और क्वेश्चन आप लोगों को इसी प्रकार से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। व्याख्या देखते हैं। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतज्ञ आदि, और हर व्यक्ति में इनकी मात्रा भिन्न होती है। हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा डिटेल अध्ययन किया हुआ है, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों, स्पीड बढ़ा के। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है? अधिगम क्या है? ठीक है? अधिगम क्या है? अब आप लोग अधिगम क्या है मतलब सीखते कैसे हो? ठीक है? इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है, एक बार जाकर जरूर देखना। ठीक है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है? परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, बीमारी के कारण ये नेगेटिव होगा, थकान के कारण ये भी नेगेटिव होगा। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है? परिपक्व व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ज्यादा ऑथेंटिक है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और हम लोग इसी को आंसर लेंगे, है ना? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दोस्तों, है ना? व्याख्या देखते हैं। मनोविज्ञान में अधिगम का अर्थ होता है अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में आने वाला ऐसा बदलाव जो कमोबेश स्थायी होता है दोस्तों। ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखना। ठीक है? इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26वां नंबर क्वेश्चन को। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? है ना? सृजनात्मकता के ऊपर है। अभी सारी सोच, अब सारी सोच, मॉडलिंग, अनुकरण। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना? अब सारी सोच के ऊपर क्यों है, चलिए देखते हैं। सृजनात्मकता, सृजनात्मक बालक एक ही समस्या में कई अलग अलग और मौलिक समाधान ढूंढ सकता है। ठीक है? आप लोग भी देखे होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ।
कि सृजनात्मक जो बालक होता है ना, वो मुसीबत के तौर पे उसको नहीं देखता, ठीक है? वो अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखेगा, और वो जो है समस्या करके ना सिर पकड़ के नहीं बैठता, वो समाधान ढूँढने के लिए निकलता है। वो जो एक समस्या का ना हज़ारों समाधान जो है वहाँ पे निकाल के वहाँ पे देगा वो, ठीक है? इस प्रकार से, है ना? इसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचा या अपसारी सोच कहा जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है? हमें बच्चों को इसी प्रकार से बनाना है, उनको जो है बोझ तले नहीं दबाना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 27वां नंबर, ठीक है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है ना? ऑप्शन ए माता-पिता से प्राप्त आनुवंशिक कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन था, है ना? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? आनुवंशिकता और हेरिडिटी के ऊपर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार वीडियो जाके जरूर देखना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है? क्यों है, चलिए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे से अलग क्यों है, यह केवल जीन या केवल माहौल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन दोनों के आपसी मेल का परिणाम होता है। दोनों के बीच जो इंटरेक्ट होता है ना, दोनों के बीच होता है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाता है, तो दोनों जो है एक दूसरे से लिंक है दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये याद रखना, ठीक है? चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। परिवार और आस परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चा अगर जन्म लेता है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने माँ को देखेगा, फिर अपने पिता को देखेगा, फिर परिवार में जितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको देखेगा, फिर थोड़ा-सा बड़ा होगा, आस-पड़ोस के लोगों को वहाँ पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी पूछा गया है ना, ये कनेक्टिविटी पूछा गया है, तो बच्चे के हक में ये क्या करते हैं? तो ये यहाँ पे प्राथमिक एजेंसियाँ होते हैं दोस्तों, परिवार और आस-पड़ोस के लोग, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिख रहा है प्राथमिक एजेंसियाँ, ठीक है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा-सा ट्विस्ट करके पूछा गया है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। व्याख्या देखते हैं। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, जहाँ से वह समाज के नियम सीखना शुरू करता है, इसलिए परिवार को प्राथमिक समाजीकरण का संस्था माना जाता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी व्याख्या भी समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित विकार है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित विकार है? इसे भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो आप लोग जाकर जरूर देखना वीडियो को। चलिए देखते हैं। मानसिक विकार है, व्यवहार संबंधी विकार है, पठन विकार है, व्यवहार संबंधी विकार है। ये दो ऑप्शन आगे हैं। दो ऑप्शन आगे हैं, तो आप लोग याद रखना कि ये दोनों में से यहाँ पे काट देते हैं, एक सही है ना? तो यहाँ पे पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर, है ना? पढ़ने में दिक्कत आती है वहाँ पे। डिस्लेक्सिया से जो ग्रसित बच्चों को शब्दों को पहचानने, वर्णमाला सीखने और धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है, ये याद रखना। वे अक्सर बी को डी या वाक को 100 पढ़ते हैं दोस्तों, बी को डी या वाक को 100। आप लोगों ने तारे जमीन पर देखा होगा, मैं बार-बार उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसे एक मूवी को एक बार देख लेना, आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है वो आसानी से दूर हो जाएगी, ठीक है? और अभी जो तारे जमीन 2 भी आया ना, उसको भी देखना। विशिष्ट बालक जितने भी होते हैं ना, या दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार से हमें पढ़ाना ना, स्पेशल एजुकेटर के रूप में, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी मूवी है, जाकर जरूर देखना दोस्तों, ठीक है? मैं यहाँ पे मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सीखने को मिलने बहुत कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है? चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है? चलिए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, सॉरी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? चलिए मुझे बताइए। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुसार या अनुकरण करने के लिए कहना, निगेटिव वर्ड है। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, ठीक है? बच्चों के ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बच्चों के हित में जाके ही सोचा गया है।
बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, ये नेगेटिव है, नहीं छोड़ सकते। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना कितना ही दोगे, तो इसे भी हम लोग नेगेटिव वर्ड देते हैं, दो, लेकिन जब एक उम्र में हो तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा पॉजिटिव है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों है, चलिए देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता और उसके पूर्व अनुभव को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है, ये याद रखना। यह शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक पॉइंट जितने भी क्वेश्चन थे ना, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। इनमें लगभग लगभग हमने दोस्तों 30 प्रश्न जरूर किया है, लेकिन 60 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको बार बार देखना, टॉपिक को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। टॉपिक को रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों, है ना। वीडियो लेक्चर को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, कीवर्ड वाला जो वीडियो है ना, उसको एक बार जरूर देखना। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए मैंने उसमें प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसको बनाए हुए हैं, एक बार जाके जरूर देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट महामैराथन में, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।